दोस्तों, लाइब्रेरियन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ALA के बारे में, मतलब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में। इससे भी मोस्टली एग्जाम में एक क्वेश्चन रहते ही हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ALA की स्थापना 1876 में हुई थी। ALA की स्थापना कब हुई? तो 1876 में, और यह फिलाडेल्फिया USA में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसका मुख्यालय बदलकर शिकागो में कर दिया गया। कहाँ पे कर दिया गया? तो शिकागो में। तो ALA की स्थापना 1876 में हुई थी। ALA का फुल फॉर्म अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है, और पहले इसकी स्थापना फिलाडेल्फिया में हुई, बाद में इसका मुख्यालय शिकागो कर दिया गया। इसके संस्थापक मेलवी डेवी थे। इनके साथ और लोग भी थे, पर प्रमुख यही थे, इसलिए सिर्फ इनका नाम याद रखना जरूरी है। और इसके पहले अध्यक्ष जस्टिन विंसोर थे। तो ALA का संस्थापक पूछेगा तो मेलवी डेवी, लेकिन अगर पहला अध्यक्ष पूछे तो जस्टिन विंसर थे। इसका पहला सम्मेलन 1876 में फिलाडेल्फिया में आयोजित किया गया था। मतलब जब ALA का स्थापना हुआ उसी समय इसका पहला सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जो कि 1876 था, और इसकी स्थापना फिलाडेल्फिया में हुई थी, तो सम्मेलन भी फिलाडेल्फिया में हुआ था। ALA विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लाइब्रेरी संस्था है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी लाइब्रेरी संस्था कौन है? तो ALA है, और सबसे पुरानी भी है। सबसे पुरानी भी है, तो दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जिसने पुस्तकालय विज्ञान के विकास को दिशा दी थी। तो ALA विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लाइब्रेरी संस्था है जिसने पुस्तकालय विज्ञान के विकास को दिशा दी। ALA का मोटो है सर्वश्रेष्ठ पठन सबसे बड़े संख्या के लिए और न्यूनतम लागत पर। और इसके कुछ उद्देश्य हैं जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये याद करना जरूरी नहीं होता है, पर समझना जरूरी है कि आखिर किसी चीज का गठन हुआ तो क्या रीजन था कि गठन हुआ, क्या उद्देश्य था कि गठन हुआ। तो पुस्तकालय की सेवा को बढ़ावा देना और आधुनिक बनाना, पुस्तकालय अध्यक्ष के हितों की रक्षा करना, सूचना और ज्ञान के स्वतंत्र प्रवाह को प्रोत्साहित करना, पुस्तकालयों के लिए मानक विकसित करना, मतलब एक स्टैंडर्ड विकसित करना, पेशेवर प्रशिक्षण और शिक्षा को सशक्त बनाना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो यही ALA का उद्देश्य था। मतलब अगर शॉर्ट में इसको देखें तो इसका उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति तक ज्ञान और सूचना स्वतंत्र पहुंच हो सके। मतलब हर व्यक्ति का ज्ञान और सूचना तक स्वतंत्र पहुंच हो सके, यही इसका मेन उद्देश्य था। इसकी प्रमुख गतिविधियां हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ALA विभिन्न सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करता है। ALA द्वारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस शिक्षा को मान्यता दिया जाता है। उत्कृष्ट कार्यों के लिए अवार्ड और स्कॉलरशिप भी प्रदान करता है, और लाइब्रेरी एडवोकेसी प्रोग्राम चलाना, जिससे कि पुस्तकालय और पाठकों के हितों की रक्षा हो। फ्रीडम टू रीड एवं इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को बढ़ावा देना। ALA दुनिया भर में लाइब्रेरी प्रोफेशन के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो ALA का यही प्रमुख एक्टिविटीज थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसको बस एक दो बार पढ़ें, ये खुद पे खुद ध्यान में रहेगा, रटने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख प्रकाशन के बारे में जो ALA प्रकाशित करती है। तो पहला है कि लाइब्रेरी जर्नल, जो कि 1876 के प्रारंभिक समय में ALA से जुड़ी प्रसिद्ध पत्रिका थी। तो 1876 में जब ALA का गठन हुआ था, उस समय लाइब्रेरी जर्नल का प्रकाशन हुआ था, जो कि ALA से जुड़ी एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, और उस समय ALA के लिए काफी इंपॉर्टेंट था ये। उसके बाद 1939 में कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, यह 1939 में आई, और यह शैक्षणिक एवं शोध पुस्तकालयों के लिए थी। तो इसके नाम में ही है कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी। तो कॉलेज से शैक्षणिक और रिसर्च से शोध संस्थान के लिए, तो रिसर्च के लिए और कॉलेज के लिए यूज होगा। यह आया कब? तो 1939 में। लाइब्रेरी रिसोर्स एंड टेक्निकल सर्विस। अब यहाँ देखिए, लाइब्रेरी रिसोर्स मतलब लाइब्रेरी संसाधन, और यहाँ एक वर्ड है टेक्निकल। तो यह 1957 में आई और लाइब्रेरी संस्थान और तकनीकी सेवाओं से संबंधित थी। तो नाम में ही
उसका डिफिनीशन लगभग छुपा हुआ है। एक बार नाम देखकर समझ में आ जाएगा कि यह किस उपयोग के लिए आया था। अमेरिकन लाइब्रेरी जो कि 1970 में आई और यह एएलए की मुख्य आधिकारिक पत्रिका थी। तो एएलए की मुख्य आधिकारिक पत्रिका कब आई? तो 1970 में, जिसका नाम क्या था? अमेरिकन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो कि 1976 में आई, तकनीकी विकास और नई सेवाओं पर आधारित थी यह। तो अब हम लोग देखेंगे एएलए के अवार्ड के बारे में। तो पहला है कि जॉन न्यूबेरी मेडल जो कि 1922 से देना शुरू किया गया। यह बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ साहित्य के लिए दिया जाता है। अगला रैंडोल्फ कैल्डिकॉट मेडल है जो कि 1938 से देना शुरू हुआ और बच्चों के चित्र पुस्तकों में उत्कृष्ट चित्रण के लिए दिया जाता है। अगला है कोरेटा स्कॉट किंग अवार्ड जो कि 1969 से देना शुरू किया गया। यह अफ्रीकी अमेरिकी लेखक और चित्रकार को दिया जाता है जो कि बच्चों और युवाओं के लिए कृति करते हैं। प्यूरा बेलप्री अवार्ड जो कि 1996 से दिया जाता है, जो कि लैटिनो लेखक चित्रकार द्वारा बच्चों और युवाओं के चित्रकारी के लिए दिया जाता है। अलेक्स अवार्ड जो कि 1998 से देना शुरू किया गया। यह वयस्क पुस्तकों की 10 किताबें जो युवा और वयस्क के लिए रुचिकर हो उनको दिया जाता है। युवा और वयस्क के लिए जो रुचिकर हो उन्हें दिया जाता है। माइकल एल प्रिंस अवार्ड जो कि 2000 से देना शुरू हुआ, जो युवा और वयस्क में साहित्य उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। रॉबर्ट एफ सीबर्ट मेडल जो कि 2001 से शुरू हुआ, यह बच्चों के लिए सूचनात्मक पुस्तक में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ओडेसी अवार्ड जो ऑडियो बुक उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, यह 2008 से शुरू हुआ। एंड्रयू कार्नेज मेडल जो कि 2012 से शुरू हुआ, वयस्कों के लिए उत्कृष्ट कथा और गैर कथा पुस्तक के लिए दिया जाता है। एक्सीलेंस इन अर्ली लर्निंग डिजिटल मीडिया, यह प्रारंभिक शिक्षा के लिए डिजिटल मीडिया में उत्कृष्टता हेतु दिया जाता है। तो एएलए से इतना ही आपको टॉपिक पढ़ना है। काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, पढ़ना उतना ही है जितना कि एग्जाम में आए। और क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे तो हमें इसके बारे में डिटेल से पढ़कर और सर का दर्द बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो हमें सिर्फ एग्जाम निकालना है, ना कि हमें ज्ञानी बनना है और ना ही टीचर बनना है। तो आपके लिए इतना इनफ है। आप लोग बस जितना बताया जा रहा है उतना ही पढ़े, हमें फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।